नमस्कार, आदर्श विद्या मंदिर कोरिया की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी विषय में उच्चारण स्थान के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं उच्चारण स्थान क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। तो परिभाषा देखते हैं इसकी। कंठ से लेकर नासिका, कंठ से लेकर नासिका तक ध्वनि यंत्र के जिस स्थान से ध्वनि का उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान कहते हैं। अब उच्चारण स्थान का हमने ये पता लगाया कि कंठ से लेकर नासिका तक। तो कंठ से लेकर नासिका, ये जो दो शब्द आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो कंठ से शुरू होकर नासिका पर जाकर जहां पे वर्ण खत्म होते हैं वही उच्चारण स्थान है। ये मुख्य 6 होते हैं। यह मुख्य 6 होते हैं। कौन कौन से देखिए। पहला है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, औष्ठ व नासिका। ये मूल 6 होते हैं और इन 6 के आधार पर और भी इनके आगे प्रकार बनते हैं। तो देखिए, कंठ से लेकर नासिका तक ध्वनि यंत्र के जिस स्थान से ध्वनि का उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। तो जहां से उच्चारण शुरू हुआ वो स्थान था कंठ, और जहां पे उच्चारण पूरा समाप्त हुआ वो स्थान था नासिका। तो कंठ से लेकर नासिका ध्वनि यंत्र के जिस स्थान से उच्चारण होता है उसे ही उच्चारण स्थान कहते हैं। अब इनके हम भाग देखते हैं। इन भागों में कंठ को कंठ्य, तालु को तालव्य, मूर्धा को मूर्धन्य, दंत को दंत्य, औष्ठ को औष्ठ्य और नासिका को नासिक्य। इस प्रकार से इनके ये नाम हो गए। तो मैंने आपको मुख्य 6 भाग बताए थे। 6 भागों के 6 उपनाम भी होते हैं। इनके अलावा भी इनके और भाग होते हैं जो मैंने इधर लिखे हैं। कंठ, तालु, क्योंकि कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए हमें एक से अधिक अंक की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने यहाँ पे कंठ और तालु ये 2 शब्द देखे हैं। तो कंठ और तालु के दोनों के मिश्रण से भी वर्णों को बोला जाता है। कंठ औष्ठ इनके मिश्रण से भी वर्णों को बोला जाता है। दंत औष्ठ इसके मिश्रण से भी वर्ण बोला जा सकता है। और नासिका, जो कि जितने भी इसमें वर्ग आएंगे उनका अंतिम अक्षर होगा उस नासिका में आएगा। उसके अलावा अयोगवा वो भी नासिका में ही आते हैं। तो अब हम आगे सारणी में इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आइए सारणी की तरफ। यह है कंठ। तो कंठ में सबसे पहले वर्ग आता है क। क वर्ग का क, ख, ग, घ और ये अंग। अब इसको मैंने अलग लिखा है क्योंकि ये कंठ्य भी है और नासिक्य भी है। क्योंकि क वर्ग का पंचम अक्षर वो नासिका में होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे सीधा ही इसको लिख करके ये समझा दिया कि कंठ में भी इसका प्रयोग होता है और नासिका में भी इसका प्रयोग होता है। उसके बाद में स्वर ए, आ। अब यहाँ पे मैंने लिखा है अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। यह लव अंतस्थ में आते हैं, शेष स उष्म व्यंजन में आते हैं। तो अंतस्थ इसमें है नहीं, तो इसका एक है अह जो विसर्ग और एक उष्म का है इसके अंदर आएगा।
अब चलते हैं तालु की तरफ। तो तालु होता है च वर्ग, तालु च वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालु च, छ, ज, झ एवं ये तालव्य भी है और नासिके भी है। इसके बाद में ई, य, श। तो यह है आपके अंतस्थ व्यंजन और श है उसमें व्यंजन। मूर्धा वर्ग आएगा ट, ठ, ड, ढ एवं ण। ये नासिका में भी है और मूर्धा में भी है। उसके बाद में यहां पे आएगा री, ऐसे हम इसको चिन्हित करते हैं। यहां पे आएगा र, श। उसके बाद में दंत वर्ग आएगा त, थ, द, ध और पंचम अक्षर न, जो दंते भी है और नासिके भी है। यहाँ पे ये खाली है। फिर आएगा इधर अंत्यष्ट का ल और उष्म का स, सरिता वाला स। उसके बाद में औष्ट, तो औष्ट प वर्ग है, प, फ, ब, भ एवं अंतिम अक्षर पंचम अक्षर म। यहां पे आपके स्वर में आएगा उ, ये औष्ट से बोला जाता है उ। और इधर ये खाली रहेगा। फिर है कंठ तालु। तो ये 5 वर्ण थे, ये वर्ग थे, ये पूर्ण हो गए। इसके बाद में इसमें हम बात करते हैं स्वर की। तो स्वर में इधर आएगा ए, आई, ये खाली रहेंगे। फिर कंठ औष्ठ, ओ, औ, इनको कंठ और औष्ठ दोनों के मिश्रण से बोला जाता है। उसके बाद में है दंत औष्ठ, दंत और औष्ठ इनके मिश्रण से देखिए इसमें केवल एक ही बनेगा जो आपके अंतस्थ का होगा व। ये व है वो इसके योग से दंत और औष्ठ दोनों के योग से बना है। उसके बाद में बात करते हैं नासिका में अयोगवा बच गए आपके, अयोगवा में और अनुस्वार। इस प्रकार से ये उच्चारण स्थान है वो हिंदी में इनको दिए गए हैं। ये मूल थे और इनका अलग अलग उच्चारण होकर के भी ये आपके 6 से ज्यादा बने हैं। तो कंठ तालु मूर्धा दंत औष्ठ और नासिका, उसके अलावा कंठ तालु, कंठ औष्ठ, दंत औष्ठ, फिर कंठ नासिके, तालु नासिके, मूर्धा नासिके, दंत नासिके और औष्ठ नासिके। इस प्रकार से ये उच्चारण स्थान होते हैं। अब हम बात करते हैं मात्राओं की कि स्वर के बिना व्यंजन की मात्रा कैसी होती है और जैसे उसमें स्वर मिल जाता है तो वो मात्राएं कैसी हो जाती है। अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ए,
ऐ ओ औ। ये इस प्रकार से स्वर की मात्रा है। अब हम व्यंजन लिखते हैं। ये थे स्वर और स्वर की मात्रा। ये केवल व्यंजन लिखा है जो स्वर रहित मात्रा रहित है। जब हम इनमें स्वर का प्रयोग करेंगे तो इनका उच्चारण स्थान है वो हमें स्पष्ट पता चलेगा। जैसे ही ये लगाएंगे, ये क्या पूरा हो गया। उसके बाद में आ की मात्रा का, छोटी की मात्रा की, बड़ी की मात्रा की, छोटी उ की मात्रा कु, बड़ी उ की मात्रा कु, ए की मात्रा के, ऐ की मात्रा कई, ओ की मात्रा को, औ की मात्रा कौ। इस प्रकार से जैसे ही ये मात्राएं लगी तो व्यंजन अब अपने आप में स्वर के साथ मिलकर के पूर्ण हो गया। क का, की, कु, के कई, को कौ। इस प्रकार से ये मात्राओं के प्रयोग से भी व्यंजन और स्वर का हमें स्पष्ट पता चलता है कि जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण करने के लिए हमें अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमें उसका उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है। स्वर के बिना व्यंजन पूर्ण नहीं होता है। अब हम अगले वीडियो में संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।